Good evening to all of you. Good evening to all of you. शुभांगी बेटा लास्ट के 15 मिनट में पूछना आप डाउट. ठीक है, शुभांगी लास्ट में डिस्कस करते हैं. ठीक है, अभी क्योंकि अगर अभी डिस्कस करेंगे तो फिर बाकी लोग भी डाउट्स पूछने लगेंगे तो फिर डाउट्स में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है. क्लियर. तो लास्ट में डाउट्स लेंगे 15 मिनट में, और बाकी सैटरडे में जिनका डेली में डाउट रह जाएगा वो सैटरडे में अपना डाउट्स पूरा कर सकते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले बता दीजिए कि ऑडिबल है या नहीं, ऑडियो वीडियो क्लियर आप सब लोगों को. ऑडियो वीडियो क्लियर है. ठीक है. तो देखो टर्म्स चल रहे थे हमारे, सर्टेन टर्म्स चल रहे थे. टर्म्स क्लियर. तो हमने कल क्या पढ़ा था, कल हमने कॉज ऑफ एक्शन पढ़ा था सबसे पहले. उसके बाद हमने प्लेंट देख लिया था कि प्लेंट क्या होता है. ठीक है, यानी कि वाद पत्र और वाद हेतुक, ये दोनों चीजें हमने कवर कर ली थी. आज हमें स्टार्ट करना था रिटन स्टेटमेंट से. ठीक है, आज का तो जो शब्द है वो है रिटन स्टेटमेंट. रिटन स्टेटमेंट. रिटन स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, कथित बयान. रिटन स्टेटमेंट मीन्स कथित या फिर सॉरी लिखित लिखित कथन. लिखित कथन. क्लियर. तो रिटन स्टेटमेंट क्या होगा ये हम देखेंगे. वाद उत्तर भी लिख सकते हो, लिखित कथन भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. अब देखो सिंपल क्या होगा. बट प्लेंट तो टर्म्स, मैंने टर्म को प्लेंट को कल समझा दिया था. क्लियर. प्लेंट तो अब आगे वो डिटेल में जो टॉपिक आएगा वो तो आएगा. क्लियर. पहले तो हम टर्म्स को समझेंगे, सारे टर्म्स को हम समझेंगे स्टार्ट करने से पहले. क्लियर. अब देखो यहां पर कल मैंने बताया था कि सपोज करो कि ए के पास क्या है, ए के पास कॉज ऑफ एक्शन है, और ए अपने कॉज ऑफ एक्शन को लेके कहां जाएगा, कोर्ट जाएगा थ्रू अ प्लेंट. क्लियर. अब ये कॉज ऑफ एक्शन क्यों आया है, ये कॉज ऑफ एक्शन क्यों आया है, ये ध्यान से समझना. ये कॉज ऑफ एक्शन ए के पास क्यों अराइज हुआ है, क्योंकि ए का लीगल राइट किसी ने वायलेट किया होगा. ए का लीगल राइट किसी ने वायलेट किया होगा. क्लियर. तो ए प्लेंट में क्या लेके जाएगा, ए प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन लेके जाएगा. ठीक है, किसी के खिलाफ. सपोज करो कि ये इसका लीगल राइट वायलेट किया है बी ने, तो ये लिखेगा कि साहब बी ने मेरा लीगल राइट वायलेट किया है. क्लियर. और प्रेयर में लिखेगा कि बी से मुझे ये चीजें चाहिए, बी से मुझे ये रिलीफ चाहिए, बी से मुझे ये रेमेडी चाहिए. क्लियर. ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा. देखो और मैं आपको एक और बात बता दूं, एक और बात बता दूं कि आज की जो पीपीटी है और जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो अगले दिन अपलोड होते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि वो एक आध दिन लेट हो जाए. ठीक है, जैसे कभी जो हैंड रिटन नोट्स जो कंटेंट जो राइटर है जो बना रहा है आपके लिए हैंड रिटन नोट्स, कभी कभी उसे मान लो कभी वो छुट्टी पे चला गया, कभी उसकी तबीयत खराब हो गई, तो एक आध दिन लेट हो सकते हैं. क्लियर. हम भी कभी छुट्टी ले लेते हैं, आप भी कभी छुट्टी ले लेते हो. क्लियर. तो एक आध दिन वो लेट हो जाते हैं कभी कभी, बट नॉर्मली आज की क्लास के हैंड रिटन नोट्स क्या होता है अगले दिन तक बच्चे को मिल जाते हैं. क्लियर. और एक और बात, देखो आप क्लास के बाद जो रेटिंग्स देते हैं, क्लास के बाद जो रेटिंग्स देते हैं उसमें दो तरह की रेटिंग आती है, एक आईआर इंस्ट्रक्शन रेटिंग और एक कंटेंट रेटिंग. क्लियर. तो इंस्ट्रक्शन रेटिंग होती है जो मैं पढ़ा रहा हूं, और कंटेंट रेटिंग भी
वही रेटिंग है जो मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, मतलब ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द कंटेंट। क्लियर? दिस इज द कंटेंट। तो ये कंटेंट वो नहीं है जो हैंड रिटन नोट्स आपके पास आ रहे हैं या क्रक्स नोट्स आपके पास आ रहे हैं। ये दोनों ही रेटिंग किसकी है? ये दोनों ही रेटिंग क्लास की है, मेरी है। क्लियर? क्योंकि बहुत से बच्चे कंटेंट रेटिंग को उस कंटेंट का मान के रेट करते हैं। क्लियर? नहीं, ये दोनों ही रेटिंग मेरी है कि मैं क्या कंटेंट आपको दे रहा हूं और कैसे डिलीवर कर रहा हूं, कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। क्लियर? तो ये कंटेंट और इंस्ट्रक्शन ये दोनों ही रेटिंग मेरी है। तो दोनों ही रेटिंग ये सोचकर आप दिया करिए। क्लियर? तो कभी कभी होता है कि कंटेंट रेटिंग अगर किसी की नीचे चली जाती है तो बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो उस कंटेंट की वजह से दी थी। तो पहले ही मैं क्लियर करना चाहता हूं कि जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सबकी दो रेटिंग्स होती हैं, एक इंस्ट्रक्शन रेटिंग और एक कंटेंट। मतलब वो आपको क्या कंटेंट दे रहे हैं और कैसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है? इंटरफेस होती है इस एप्लीकेशन की शायद, कि एप्लीकेशन कैसा है, कैसा आपका कैसी क्लास आपकी चल रही है। ठीक है? इंटरेक्शन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, तो ये सारी चीजें। ठीक है? चलो। तो ठीक है। बेटा हाँ, प्राची उपाध्याय, बेटा देखो कोई भी, मैंने ये बात आपको सीखनी पड़ेगी, चाहे आप 100 बार में सीखो चाहे 200 बार में, कि अगर मैं कुछ बता रहा हूं, अब मैं आपको आईआर और सीआर बता रहा था, बट आपको केवल जो है अपना क्वेश्चन दिखा, आपने लिखा कि सर बीएनएस का क्रक्स नोट्स अपलोड नहीं हुआ है। देखो, हैंड रिटन नोट्स अपलोड ना होना, क्रक्स नोट्स अपलोड ना होना, ये एक आध क्रक्स नोट्स हफ्ते में एक बार अपलोड होगा पूरे हफ्ते का, और हैंड रिटन नोट्स डेली अपलोड होंगे क्लास के। तो ये आप ये आप मतलब आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि क्रक्स नोट्स हफ्ते में एक बार होते हैं और हैंड रिटन नोट्स डेली होते हैं क्लास के। क्लियर? और अगर कभी देरी हो जाए तो एक आध दिन लेट हो सकता है। क्लियर? बट आएगा हर क्लास का आपका, ये बिल्कुल पक्का है कि हर क्लास के आपको हैंड रिटन नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है? चलिए, अब देखो, अब आपको पता है कि साहब ये जो ए था, इस ए का कोई लीगल राइट वॉयलेट किया होगा इस बी ने, तभी इसके पास कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तभी ये प्लेंट फाइल जो है करने गया होगा कोर्ट में। क्लियर? अब प्लेंट ये किसके खिलाफ फाइल करेगा? बी के खिलाफ। ठीक है? बी के खिलाफ ये प्लेंट फाइल करेगा। क्लियर? जिसके खिलाफ प्लेंट फाइल करेगा, मतलब जिसके खिलाफ ये इल्जाम लगाएगा कि साहब इसने क्या कर दिया, इसने मेरे लीगल राइट को वायलेट किया है, जिसके ऊपर ये बी के ऊपर इल्जाम लगाएगा कि साहब बी ने मेरे लीगल राइट को वायलेट किया है, तो बी इस चीज को क्या करेगा? डिफेंड करेगा कि साहब मैंने तो नहीं किया। क्लियर? इसीलिए बी को हम क्या बोलेंगे इस सूट में? डिफेंडेंट। ठीक है? यानी कि प्रतिवादी। प्रतिवादी। क्लियर? बी को हम क्या बोलेंगे इस सूट के लिए? डिफेंडेंट बोलेंगे। क्लियर? तो देखो, अब रिटन स्टेटमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखना रिटन स्टेटमेंट क्या होता है। अब देखो, ए ने क्या करा? ए ने एक प्लेंट फाइल करी कोर्ट में। क्लियर? दिस इज अ प्लेंट। प्लेंट कहां पे फाइल करी? कोर्ट में फाइल करी। कोर्ट क्या भेजेगा? समन भेजेगा डिफेंडेंट को। कोर्ट क्या भेजेगा? समन भेजेगा डिफेंडेंट को, यानी कि बी को समन भेजेगा। बी को समन भेजेगा कि साहब आपके खिलाफ शिकायत आई है और आप कोर्ट में आ जाइए। आपके खिलाफ, बेटा अभी सेक्शन वैक्शन सब आएंगे, अभी थोड़ा सब्र करो, समा। ठीक है? मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ बीच में बोलता ही है। मुझे भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। ठीक है? ये सब सेक्शन वाइज अभी स्टार्ट होगा। मैंने कहा था कि स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको कुछ टर्म्स कराऊंगा, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए, सीपीसी पढ़ने लायक आप बन जाओ। बेरेक्ट में देख के समझने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बोला आपको कि बेरेक्ट में कुछ पढ़ने के लिए
आगे आगे मत भागो, मैं बता रहा हूं, मेरे साथ चलो। आगे आगे भागोगे तो आपको रास्ता नहीं पता कैसे निकलना है आगे, कंफ्यूज रहोगे जीवन भर। ना ट्रस्ट करो, आंख बंद करके ट्रस्ट करो, ठीक है, कुछ बुरा नहीं होगा। बिल्कुल एट द एंड आपको लगेगा कि यार बढ़िया हो गया सब्जेक्ट, कोई कमी नहीं रही, प्री हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू, आपका कुछ नहीं छूटेगा। पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ब्लाइंड ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो, ए ने क्या करा, ए ने प्लेंट फाइल करी कोर्ट में, क्लियर। इसमें लिखा था कि साहब बी ने मेरा लीगल राइट वायलेट कर दिया, तो बी क्या भेजेगा, समन भेजेगा बी को, सॉरी कोर्ट, कोर्ट क्या भेजेगा, समन भेजेगा बी को, कि साहब बी आपके खिलाफ शिकायत आई है, ठीक है, आपके खिलाफ शिकायत आई है। और इस समन के साथ साथ, समन, समन क्या होता है, बुलावा, बुलावा, क्लियर, बुलावा भेजेगा कि भैया बी कोर्ट में आ जाओ, आपके खिलाफ शिकायत आई है, ठीक है। इस समन के साथ वो क्या लगाएगा, कॉपी ऑफ प्लेंट भी लगाएगा, कॉपी ऑफ प्लेंट भी लगाएगा, ताकि बी को पता चल सके कि उसके खिलाफ क्या क्या शिकायतें आई हैं, ठीक है। क्या लगाएगा, बी को ये पता चल सके कि उसके खिलाफ क्या क्या शिकायतें आई हैं। तो बी क्या करेगा, इस प्लेंट का रिप्लाई कोर्ट भेजेगा, क्लियर, इस प्लेंट का क्या भेजेगा, रिप्लाई, रिप्लाई टू द प्लेंट, कि साहब इसमें ये जो लिखा है ये सब झूठ लिखा है, क्लियर, इसमें ये सब लिखा है ये सब मैनिपुलेटेड है, ये सब गलत सलत लिखा हुआ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई लीगल राइट वायलेट नहीं किया, क्लियर। तो बी क्या करेगा, जब बी को समन भेजा जाएगा और समन के साथ प्लेंट को भी भेजा जाएगा कि साहब देखो ये शिकायतें आपके खिलाफ आई हैं, तो बी इस प्लेंट का रिप्लाई करेगा कि साहब ठीक है इसने ये कहा है, बट इसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये जो रिप्लाई, ये जो डिफेंडेंट है, ये जो रिप्लाई में लिखता है, प्लेंट के रिप्लाई में लिखता है, उस रिप्लाई को बोलेंगे रिटन स्टेटमेंट। उस रिप्लाई को क्या बोलेंगे, उस रिप्लाई को बोलेंगे रिटन स्टेटमेंट, यानी कि लिखित कथन, लिखित कथन। क्लियर। तो देखो, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि साहब रिटन स्टेटमेंट क्या होगा या लिखित कथन क्या होगा, ठीक है, तो वो रिटन स्टेटमेंट क्या होगा, रिप्लाई ऑफ प्लेंट, रिप्लाई ऑफ प्लेंट, रिप्लाई ऑफ प्लेंट बाय द डिफेंडेंट, रिप्लाई ऑफ प्लेंट बाय द डिफेंडेंट। क्लियर, समझ में आ गया। तो क्या होगा, ए प्लेंट फाइल करेगा, क्लियर, और ये जो बी है ये क्या फाइल करेगा, रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, क्लियर। इसमें रिटन स्टेटमेंट में क्या लिखेगा, ये जो भी प्लेंट है उसका रिप्लाई करेगा, रिप्लाई टू द प्लेंट, क्लियर। ये बताओ, समझ में आया आपको, रिटन स्टेटमेंट क्या होगा, समझ में आ गया, क्लियर। अब तो देखो, अब ये आसान है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट ये सबको पता है। प्लेंट कौन फाइल करेगा, प्लेंट फाइल करेगा प्लेंटिफ, रिटन स्टेटमेंट कॉल कौन फाइल करेगा, डिफेंडेंट, क्लियर, डिफेंडेंट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, देखो इंपॉर्टेंट दो कॉन्सेप्ट हैं बहुत ज्यादा, दैट इज रेप्लीकेशन एंड रीजॉइंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेप्लीकेशन को, बहुत ध्यान से देखना, रेप्लीकेशन, रेप्लीकेशन, प्रत्युत्तर, रेप्लीकेशन प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, रिप्लाई ऑफ प्लेंट होगा डेविड पुरी, रिप्लाई ऑफ प्लेंट नॉट सूट, रिप्लाई ऑफ अ प्लेंट। अब देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना,
देखो ये दो लोग होते हैं ए और बी, बहुत ध्यान से समझना, दो लोग होते हैं ए और बी, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पहली बार में समझ में आएगा। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि साहब ए इसे 5 रुपए देगा और बी इसे एक पेन देगा। क्लियर? बी इसे एक पेन देगा। क्लियर? बी क्या करता है, बी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। बी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है। क्लियर? तो ए क्या फाइल करता है, ए प्लेंट फाइल करेगा। ए प्लेंट फाइल करेगा, उसमें लिखेगा कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट था, इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, यही तो लिखेगा, यही तो लिखेगा। बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर? ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया, यानी कि उसे पेन देने से मना कर दिया। 5 रुपए तो ले लिए, बट पेन देने से मना कर दिया, तो ए का कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। तो ए ने क्या करा, बी के खिलाफ प्लेंट फाइल कर दिया। अब देखो, अब बी क्या करेगा, बी इसके खिलाफ क्या फाइल करेगा, रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। बी इसके खिलाफ क्या फाइल करेगा, रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। तो देखो, सबसे पहले ये देगा ए का रिप्लाई 1 का, उसके बाद देगा 2 का रिप्लाई। क्लियर भाई? जो इसने 1 में लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है, उस चीज का ये क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। क्लियर भाई? रिटन स्टेटमेंट में क्या किया जाता है, रिटन स्टेटमेंट में प्लेंट में लिखे हुए फैक्ट्स को रिप्लाई किया जाता है। क्लियर? अब चाहे वो रिप्लाई कैसे भी कर सकता है, उसे एडमिट करके भी कर सकता है, उसे डिनाई करके भी कर सकता है। क्लियर? अब इसने क्या किया, इसने इन दोनों फैक्ट्स का तो रिप्लाई कर दिया रिटन स्टेटमेंट में, बट इसके साथ साथ 2 पॉइंट इसने क्या कर दिए, एक्स्ट्रा लिख दिए ए के खिलाफ। क्लियर? इसने रिटन स्टेटमेंट में क्या लिख दिए, 2 एडिशनल पॉइंट लिख दिए, 2 एडिशनल पॉइंट्स लिख दिए अगेंस्ट ए। क्लियर? अब देखो, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये ए ने प्लेंट को कोर्ट में फाइल किया, बी ने रिटन स्टेटमेंट को कोर्ट में फाइल किया। ठीक है, इन दोनों का रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट में इसने दे दिया, बट साथ में ये 2 एडिशनल पॉइंट इसने रिटन स्टेटमेंट में लिख के भेजे। अब इन 2 एडिशनल पॉइंट का रिप्लाई कौन करेगा, प्लेंटिफ करेगा। क्लियर? अब इन दोनों पॉइंट्स का क्या करेगा, रिप्लाई करेगा प्लेंटिफ। ठीक है, किसका, 3 का रिप्लाई करेगा और 4 का रिप्लाई करेगा। क्लियर? इसी एडिशनल पॉइंट के रिप्लाई को बोलते हैं रेप्लीकेशन। इसी एडिशनल पॉइंट के रिप्लाई को क्या बोलेंगे, रेप्लीकेशन। क्लियर? इसको क्या बोलेंगे, रेप्लीकेशन। क्लियर? तो रेप्लीकेशन क्या है, रेप्लीकेशन है प्लेंटिफ द्वारा दिया गया रिप्लाई, किसका, अगर रिटन स्टेटमेंट में कोई एडिशनल पॉइंट डिफेंडेंट ने लिख दिया है तो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेप्लीकेशन, दिस इज कॉल्ड रेप्लीकेशन, मतलब प्रत्युत्तर। ठीक है, इसे हम बोलते हैं वादी द्वारा प्रत्युत्तर, वादी द्वारा प्रत्युत्तर। ठीक है, रेप्लीकेशन को क्या बोलेंगे, वादी द्वारा प्रत्युत्तर, रेप्लीकेशन बाय प्लेंटिफ। कराऊंगा भी डिक्टेट, बेटा सब कराऊंगा, मुझे आप इंस्ट्रक्ट मत करा करोगे, ये करा दो वो करा दो, मैं सब जो जो रिलेवेंट चीज होंगी सब कराऊंगा। ठीक है, चलो एक पैराग्राफ में इसे लिख लो, एक पैराग्राफ में लिख लो। एक बार दोबारा से बता देता हूं भाई, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, तो ए के पे क्या आ गया, कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन आ गया, तो वो प्लेंट फाइल करेगा, प्लेंट फाइल करी, इसमें 2 फैक्ट्स लिखे, बी इन दोनों फैक्ट्स का रिप्लाई करेगा रिटन स्टेटमेंट में, बट इसने रिप्लाई के साथ साथ 2 एडिशनल पॉइंट रिटन स्टेटमेंट में ए के अगेंस्ट लिखकर भेज दिए।
तो इन एडिशनल पॉइंट का रिप्लाई कौन करेगा? फिर प्लेंटिफ करेगा। तो ये जो रिटन स्टेटमेंट में एडिशनल पॉइंट अगर डिफेंडेंट लिख देता है तो प्लेंटिफ इसका जो रिप्लाई करता है उस रिप्लाई को बोलते हैं रेप्लीकेशन। ठीक है, रेप्लीकेशन। हाँ बेटा, हाँ, हर्ष केलकर। ठीक है, लिखो, प्लीज राइट, एक पैराग्राफ लिख लीजिए रेप्लीकेशन में। प्लीज राइट, इफ द डिफेंडेंट, प्लीज राइट, रिटन फॉर्म में होगा, रिटन फॉर्म में, अभिषेक दुबे। प्लीज राइट, इफ द डिफेंडेंट, if the defendant in his written statement, in if the defendant in his written statement, if the defendant in his written statement, हिंदी में ही तो मैंने पूरा समझाया है। बेटा हिंदी में जो डिक्टेशन में दे रहा हूं ना, वो उसकी हिंदी हैंड रिटन नोट्स में लिखकर आएगी। ठीक है, नोट्स हैंड रिटन नोट्स में जो है लिखकर आएंगे। क्लियर? अभी तो आप इंग्लिश में इसे उतारो, कोशिश करो इसे ट्रांसलेट करने की। रानी, कल भी मैंने आपको ये बात, सेम बात समझाई थी बिल्कुल। लिखो, प्लीज अभिषेक दुआन, जो मैं लिखवा रहा हूं उसे लिखो पहले। इफ द डिफेंडेंट इन इज रिटन स्टेटमेंट, if the defendant, if the defendant in his written statement, apart from replying to the plaint, apart from replying to the plaint, apart from replying to the plaint, add some additional fact, मतलब प्लेंट को रिप्लाई करने की जगह उसने क्या करा? एडिशनल फैक्ट ऐड कर दिए। ये 3 और 4 है, ये एडिशनल फैक्ट ऐड कर दिए। add some additional facts, add some additional facts. Then when the plaintiff, then when the plaintiff subsequently files, then when the plaintiff subsequently files a reply, then when the plaintiff subsequently files a reply to those additional points, a reply to those additional points, to those additional points, to those additional points, then that reply of the plaintiff, then that reply of the plaintiff, then that reply of the plaintiff will be called replication. Then that reply of the plaintiff will be called replication. हाँ हाँ, एस के राम जी बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके इतना ज्यादा खिस्सा नहीं है, रिजॉइंडर के बाद तो फिर फर्स्ट ईयरिंग के लिए बुला लेता है कोर्ट। कोई इफेक्ट नहीं होगा, फर्स्ट ईयरिंग के लिए बुला लेगा। ठीक है, अब देखो आगे देखो, आगे देखो, अभी रेप्लिकेशन हो गया आपका। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या है? जब रिटन स्टेटमेंट में डिफेंडेंट कुछ एक्स्ट्रा लिख के भेज दे तो प्लेंटिफ, प्लेंटिफ इसके रिप्लाई में जो भी लिखेगा वो रेप्लिकेशन होगा। प्लेंटिफ इसके रिप्लाई में जो भी लिखेगा वो क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। यानी कि सिंपल शब्दों में रेप्लिकेशन कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ।
रेप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? प्लेंटिव फाइल करेगा। ठीक है, अब देखो बात आती है रीजॉइंडर की। रीजॉइंडर, और इसे भी क्या बोलते हैं? प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, वो था वादी द्वारा प्रत्युत्तर, ठीक है, ये होगा प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर। प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर, क्लियर। रेप्लिकेशन और रीजॉइंडर को दोनों को प्रत्युत्तर बोलेंगे, है ना, बट वो है वादी द्वारा प्रत्युत्तर, ये है प्रतिवादी द्वारा प्रत्युत्तर। क्लियर। ठीक है बेटा, रिटन स्टेटमेंट में एडिशनल फैक्ट आ जाएंगे, अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो, बहुत ध्यान से देखना। देखो ए क्या फाइल कर रहा है? प्लेंट। बहुत ध्यान से देखना, ए क्या फाइल कर रहा है? प्लेंट। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखा, बी के खिलाफ 2 पॉइंट लिखा। ठीक, बी ने क्या फाइल करा? बी ने फाइल करा रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट, ठीक है, रिटन स्टेटमेंट बेसिकली है क्या? रिप्लाई टू द प्लेंटिव, सॉरी, रिप्लाई टू द प्लेंट। क्लियर, तो इसे इन दोनों पॉइंट का रिप्लाई करना चाहिए, इसका रिप्लाई करना चाहिए, दो का भी रिप्लाई करना चाहिए। प्लेंट का रिप्लाई ही तो होता है रिटन स्टेटमेंट, बट इसने क्या कर दिया? 3 और 4 ये एडिशनल पॉइंट इसने लिख दिए इसमें, मतलब केवल रिप्लाई करने के साथ साथ इसने क्या करा? ये 3 और 4 ये एडिशनल पॉइंट इसने लिख दिए, ये एडिशनल पॉइंट। क्लियर। चलो अब देखो, ठीक है, अब कोर्ट में ये दोनों पॉइंट क्या आ गए? एक्स्ट्रा आ गए। क्लियर, अब इन दोनों पॉइंट का कौन करेगा? रिप्लाई करेगा, रिप्लाई बाय प्लेंटिव। ठीक है भाई, डिफेंडेंट ने अगर इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा कहा है, डिफेंडेंट ने कुछ एक्स्ट्रा कहा है इसके बारे में, तो ये भी तो रिप्लाई करेगा इन एक्स्ट्रा पॉइंट्स का। क्लियर, अब ये इसने रिप्लाई लिख के भेजा, रिप्लाई भेजा, 3 का रिप्लाई, अलग से एक डॉक्यूमेंट जमा करा, 4 का रिप्लाई। क्लियर, ये क्या है? रेप्लीकेशन, ये क्या है? रेप्लीकेशन। बट 3 और 4, 3 और 4 का जो रिप्लाई हुआ उसमें इसने भी क्या कर दिया? 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिए, एडिशनल पॉइंट लिख दिए, 2 पॉइंट एडिशनल लिख दिए। किसके खिलाफ? बी के खिलाफ। अब बी क्या करेगा? एडिशनल पॉइंट का बी क्या करेगा? रिप्लाई करेगा, रिप्लाई बाय डिफेंडेंट, रिप्लाई बाय डिफेंडेंट। तो ये जो रिप्लाई करेगा किसका? 5 का रिप्लाई और 6 का रिप्लाई। क्लियर, ये होगा रीजॉइंडर। ये क्या होगा? रीजॉइंडर, यानी कि रीजॉइंडर कौन फाइल करेगा? डिफेंडेंट। रीजॉइंडर कौन फाइल करेगा? डिफेंडेंट। थैंक यू सो मच शिवराम पटेल। ठीक है, अभी दोबारा बताता हूं, दोबारा बताता हूं। देखो, सबसे पहले ए ने क्या फाइल करा? प्लेंट। प्लेंट में जो भी लिखा है उसका रिप्लाई कौन फाइल करेगा? डिफेंडेंट, जिसे हम बोलेंगे रिटन स्टेटमेंट। बट अगर रिटन स्टेटमेंट वो रिप्लाई करने के साथ कुछ एडिशनल पॉइंट लिख देता है, तो फिर इस एडिशनल पॉइंट का रिप्लाई कौन करेगा? भाई बी ने अगर एडिशनल पॉइंट लिखे तो इसका रिप्लाई कौन करेगा? ए, यानी कि प्लेंटिफ। क्लियर, अब इसका रिप्लाई, 3 का रिप्लाई, 4 का रिप्लाई करा, बट रिप्लाई करने के साथ साथ ए ने भी इसके बी के खिलाफ कुछ एडिशनल पॉइंट लिख दिए। तो अब इन एडिशनल पॉइंट का रिप्लाई कौन करेगा? डिफेंडेंट, यानी कि बी। तो जब रेप्लीकेशन में किसी पॉइंट, मतलब कोई एडिशनल पॉइंट लिखा हुआ है, रेप्लीकेशन में लिखे हुए पॉइंट्स का अगर रिप्लाई करना है तो उसे रिजॉइंडर बोलेंगे। देखो, ये क्या है? प्लेंट।
प्लेंट का रिप्लाई किससे होगा? WS रिटन स्टेटमेंट से। क्लियर? अगर रिटन स्टेटमेंट में कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया तो रिटन स्टेटमेंट के एक्स्ट्रा लिखे हुए का रिप्लाई किससे होगा? रेप्लीकेशन से। रेप्लीकेशन से। क्लियर? अगर रेप्लीकेशन में कुछ रिप्लाई करने के साथ कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया तो इस रेप्लीकेशन का रिप्लाई किससे होगा? रीजॉइंडर से। रीजॉइंडर से। ठीक है? और देखो, और आसान दिखा दूं मैं आपको। ये प्लेंट कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ। तो डिफेंड रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? डिफेंडेंट। अब देखो, ये एक्स्ट्रा, जब ये रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने लिखा होगा तो ये एक्स्ट्रा भी तो इसने लिखा होगा, तो इसका रिप्लाई कौन करेगा? प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ ये पूरा लिख रहा है तो ये एक्स्ट्रा भी तो इसमें जो लिख रहा होगा प्लेंटिफ ही लिख रहा होगा, तो इस एक्स्ट्रा लिखे हुए का रिप्लाई कौन करेगा? डिफेंडेंट। तो यहां से क्लियर हो जाता है, प्लेंट कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ। रिटन स्टेटमेंट कौन फाइल करेगा? डिफेंडेंट। रेप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ। रीजॉइंडर कौन फाइल करेगा? डिफेंडेंट। अमेंडमेंट अमेंडमेंट ये बात की बात है, तुम इतना आगे क्यों भाग रहे हो मनप्रीत? इतना आगे क्यों भाग रहे हो? जो मैंने एक बार कह दिया कि साहब ये सारी चीजें आगे आएंगी। अभी मैंने पूरा सीबीसी, अभी मैंने शुरुआत भी नहीं करी सीबीसी पढ़ाने की। जो चीज सिखा रहा हूं उसे सीखो, अगर आती है तो बैठ के दोबारा सुनो उसे। हाँ, करेक्ट। ठीक है, इसके बाद अक्सर फर्स्ट ईयरिंग हो जाती है। ठीक है बेटा, मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं अपनी वजह से परेशान नहीं हो रहा। मैं परेशान तुम्हारी दशा देख के हो रहा हूं कि तुम कितने जो है इमेच्योर हो। और किसी इमेच्योर को जज बनाना कितना कठिन है, मैं ये सोच के परेशान हो रहा हूं। मैं खुद को देख, मुझे क्या परेशान, मुझे कौन क्या परेशान कर लेगा? ठीक है, तो मुझे मुझे परेशान करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना मुझे परेशान कर पाओगे। ठीक है, ये तो तुम, मेरा 1.5 घंटा तुम्हें किस तरह से यूटिलाइज करना है ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर तुम डिस्टर्ब करोगे तो 1.5 घंटे में कम पढ़ पाओगे। कम पढ़ पाओगे तो फिर कौन बेवकूफ कहलाएगा? तुम बेवकूफ कहलाओगे कि साहब पैसे दे के 1.5 घंटे में ज्यादा पढ़ सकते थे बट कम पढ़ पाए, क्यों? अपनी मूर्खता की वजह से। तो ये तो तुम मुझे परेशान करके अपने आप को मूर्ख बना रहे हो, मुझे मूर्ख नहीं बना रहे। मुझे तो उतना ही पैसा मिलना है चाहे मैं 1.5 घंटे में कुछ भी ना पढ़ाऊं फिर भी। क्लियर? ठीक है, तो जितना ज्यादा क्लास में सीखने की कोशिश करा करो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना फायदा है। क्लियर? उतना फायदा है। चलो देखो, अब ये समझ गए? आप बताओ, ये समझ में आया? रेप्लिकेशन और रिजॉइंडर आपके समझ में आए? इस डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखकर री रेप्लिकेशन क्या होगा, रिजॉइंडर क्या होगा, ये समझ में आया? पार्टी को रिजॉइंडर नहीं बुक कहते बेटा, पार्टी को भव्य कांक्षा, पार्टी को थोड़ी रिजॉइंडर कह रहे हैं। प्लेंटिव जो रेप्लिकेशन का रिप्लाई करेगा, ठीक है, सॉरी, डिफेंडेंट डिफेंडेंट जो रेप्लिकेशन में लिखे हुई बात का रिप्लाई करेगा उसे रिजॉइंडर बोलोगे। वो तो जॉइंडर, मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर है, वो अलग चीज है। ये रिजॉइंडर है। ठीक है, वो जॉइंडर ऑफ पार्टीज वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग टॉपिक है। कहां चले गए तुम? हाँ, शालिनी कोठारी, वेरी करेक्ट। हाँ, रविशंकर कुमार, वेरी करेक्ट। ठीक है, तो ये होगा। क्लियर? चलो, तो यहां से आपको क्लियर है कि साहब रेप्लीकेशन जो होगा,
रेप्लीकेशन, ठीक है, ये कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ फाइल करेगा। रेप्लीकेशन कौन फाइल करेगा? प्लेंटिफ फाइल करेगा। क्लियर? रीजॉइंडर कौन फाइल करेगा? रीजॉइंडर कौन फाइल करेगा? डिफेंडेंट फाइल करेगा। क्लियर? ठीक है, चलो अब आते हैं अगले टर्म पे, दैट इज पार्टीज। दैट इज पार्टीज। ठीक है, देखो, जब भी हम सिविल सूट की बात करेंगे, जब भी हम सिविल सूट की बात करेंगे, तो सिविल सूट में आपको दो पार्टी नजर आएंगी। ठीक है, आपको सिविल सूट में दो पार्टी नजर आएंगी। देखो, जो प्लेंट को फाइल कर रहा है, क्लियर, जो प्लेंट को फाइल कर रहा है वो होगा प्लेंटिफ। क्लियर? और जिसके खिलाफ फाइल करी जा रही है वो होगा डिफेंडेंट। वो होगा डिफेंडेंट। मतलब जो प्लेंट को फाइल कर रहा है, ठीक है, डिफेंडेंट, सॉरी, जो प्लेंट को फाइल कर रहा है वो कौन होगा? प्लेंटिफ होगा। मुझे पता है सबको पता होगा, बट फिर भी मैं बता रहा हूं। क्लियर? तो ध्यान से सुनो। जो जो जिसका जिसका राइट वायलेट हुआ है और जो राइट की रेमेडी लेने कोर्ट जा रहा है, यानी कि प्लेंट फाइल कर रहा है, वो कौन होगा? प्लेंटिफ। मतलब सिविल सूट में एक पार्टी हमेशा कौन होगी? प्लेंटिफ। दूसरी पार्टी कौन होगी? दूसरी पार्टी होगी डिफेंडेंट। देखो, कभी कभी क्या होगा, कभी कभी सिविल सूट में ही आपको एक पार्टी मिलेगी पेटिशनर, दूसरी पार्टी मिलेगी रेस्पोंडेंट। दूसरी पार्टी कौन सी मिलेगी? रेस्पोंडेंट। अब ये कब होगा? ये कब होगा? देखो, ये तब होगा, देखो, जब आप कुछ कुछ हमारे लॉज ऐसे हैं, ठीक है, नहीं, अपील में, अपील अपील में तो एपेलेंट बनेगा, वो पेटिशनर थोड़ी बनेगा। कुछ कुछ लॉज हमारे, वेरी गुड नेहा पंत, वेरी गुड, कुछ कुछ हमारे लॉज ऐसे हैं जैसे फैमिली लॉ, ठीक है, उसमें हमेशा, उसमें हम प्लेंट फाइल नहीं करते। आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ के देखो, ठीक है, कोई भी एक्ट पढ़ के देखो फैमिली लॉ का, वहां पर लिखा है कि आप पेटिशन फाइल करोगे। ठीक है, सक्सेशन, आप क्या फाइल करोगे? पेटिशन फाइल करोगे। ठीक है, याचिका, याचिका दायर करनी पड़ेगी, याचिका फाइल करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ऐसे लॉ में अगर आप सूट फाइल करते हो, तो आप प्लेंट फाइल ना करके क्या फाइल करोगे? पेटिशन फाइल करोगे। और जिस सिविल सूट में पेटिशन फाइल करी जाएगी, उसमें पेटिशन फाइल करने वाला पेटिशनर कहलाएगा और अपोजिट पार्टी कहलाएगी रेस्पोंडेंट। यानी कि यहां पर प्लेंटिफ की तरह कौन नजर आएगा? पेटिशनर। और डिफेंडेंट की तरह कौन नजर आएगा? रेस्पोंडेंट नजर आएगा। बहुत सारे एक्ट्स में आपको पिटीशन फाइल करने के लिए बोला जाता है, तो जहां पे स्पेसिफिकली, एक्सप्रेसली आपसे बोला जा रहा है कि आपको अगर इस लॉ में सूट फाइल करना है तो आपको पेटिशन फाइल करनी पड़ेगी, तो उस सिविल सूट के लिए आप क्या बन जाओगे? पेटिशनर बन जाओगे। प्लेंटिफ की जगह आपको क्या बोला जाएगा? पेटिशनर बोला जाएगा। और जिसके खिलाफ आप फाइल करोगे उसे डिफेंडेंट की जगह क्या बोला जाएगा? रेस्पोंडेंट बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? रेस्पोंडेंट। पेटिशन का मतलब याचिका। ठीक है, बिल्कुल प्लेंट की तरह होती है, बिल्कुल प्लेंट की तरह। क्लियर? शिवेन पाल सिंह पाल। बेटा, स्टार्टिंग में स्लो ही पढ़ाना होता है, और धीरे धीरे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है कि ज्यादा टेक्निकल चीजें होती हैं, सब्जेक्ट नया होता है। अगर स्टार्टिंग में तेज पढ़ाऊंगा तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे जब आप सब्जेक्ट को सीख जाते हो, चीजों को सीख जाते हो, तो फिर स्पीड में भी आपकी समझ में आने लगता है। क्लियर? समझ गए? शिवेन प्रताप सिंह पाल, तो आप मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? चलो आगे चलते हैं बेटा, अभी पार्टीज पढ़ रहे हैं।
अभी इसमें डिफरेंस मत पूछोगे पिटीशन और प्लेंट में क्या डिफरेंस होगा, ठीक है। तो अभी केवल पार्टीज पढ़ रहे हैं, अभी केवल पार्टीज पढ़ रहे हैं, तो पार्टी पे ध्यान दो, कितने प्रकार की पार्टी एक सिविल सूट में हो सकती है, आई नो शिवनपाल सिंह, ठीक है। अ, देखो यहां ध्यान दो। अब देखो तीसरा, सिविल सूट में और क्या क्या नजर आएगा आपको, पार्टीज और कौन कौन सी पार्टी नजर आ सकती हैं, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट, एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट, एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट, क्लियर। देखो कहीं कहीं पर सिविल सूट में आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, क्लियर। देखो कहीं पर फाइल करोगे, कहीं पर फाइल करोगे प्लेंट, कहीं पर फाइल करोगे पिटीशन, कहीं पर फाइल करोगे एप्लीकेशन। तो सिविल सूट में आप अगर प्लेंट फाइल कर रहे हो तो आप प्लेंटिफ, सामने वाला डिफेंडेंट। अगर सिविल सूट में आप पिटीशन फाइल कर रहे हो, क्लियर, पिटीशन फाइल कर रहे हो, तो आप पिटिशनर, सामने वाला रेस्पोंडेंट। और सिविल सूट में अगर आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो आप एप्लीकेंट, सामने वाला रेस्पोंडेंट, सामने वाला रेस्पोंडेंट, क्लियर। एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, जो अप्लाई करेगा, क्लियर। हाँ तो अब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, आप जब सीपीसी पढ़ोगे ना, सीपीसी पढ़ोगे तो आगे जाके आपको ये दिखाई देगा कि आपको किसी किसी चीज में सूट फाइल कैसे होगा, एप्लीकेशन फाइल करके, क्लियर। कहीं कहीं पर आपको प्लेंट फाइल करनी पड़ेगी सूट फाइल करने के लिए, कहीं पे आपको पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी, क्लियर। जितने भी फैमिली लॉस के मैटर, अगर फैमिली लॉस के मैटर में आपको कोर्ट कचहरी जाना है, क्लियर, आपको सूट फाइल करना है, डाइवोर्स का सूट फाइल करना है मान लो, तो आपको पिटीशन डालनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा कहता है, क्लियर, हिंदू मैरिज एक्ट ऐसा कहता है, क्लियर। तो ये खुद बता देगा आप जिस चीज के सूट फाइल करने जाओगे, जैसे इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करने जा रहे हो, तो इंजंक्शन का वो सेक्शन पढ़ोगे ना, एसआरए में पढ़ोगे, सीपीसी में पढ़ोगे, ठीक है। टेम्परेरी इंजंक्शन लेना है या परमानेंट इंजंक्शन लेना है, उसके लिए एसआरए या सीपीसी पढ़ोगे। तो एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, या सीपीसी आपको खुद बता देगा कि इंजंक्शन के लिए सूट फाइल करने के लिए आपको क्या फाइल करना है, प्लेंट फाइल करनी है, एप्लीकेशन फाइल करनी है, पिटीशन फाइल करनी है। आपको डाइवोर्स का सूट फाइल करने जाना है, तो डाइवोर्स का सूट फाइल करने के लिए आप किससे गवर्न हो रहे हो, अगर हिंदू हो तो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होगे, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे कि साहब सूट मैं डाइवोर्स का सूट कैसे फाइल करूं, तो हिंदू मैरिज एक्ट आपको बताएगा कि आपको पेटिशन फाइल करनी है, तो पेटिशन फाइल करोगे, क्लियर, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों में सिविल सूट आप फाइल करते हैं बाई फाइलिंग अ प्लेन, बहुत सारी चीजों में आप सूट फाइल करते हैं बाई फाइलिंग अ पिटीशन, और बहुत सारी चीजों में आप सिविल सूट में आप फाइल करते हैं क्या, एप्लीकेशन, क्लियर। तो जहां पे प्लेंट फाइल होगा वहां पे पार्टी क्या होंगी, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। जहां पे पिटीशन फाइल होगी वहां पिटीशनर और रेस्पोंडेंट। जहां पे एप्लीकेशन फाइल होगी वहां पे एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट, एप्लीकेंट एंड रेस्पोंडेंट, ठीक है बेटा। इंजंक्शन, इंजंक्शन तो बात की बात है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, बताइए, इतना क्लियर हुआ। पार्टीज तो कभी कभी आगे सूट जब हम पढ़ोगे, जब पढ़ोगे डिटेल में जाओगे, कभी एप्लीकेंट लिखा होगा, कभी पेटिशनर लिखा होगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, सिविल सूट में ये इतने तरह की पार्टीज हो सकती हैं, क्लियर। इसमें डिक्टेट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें डिक्टेट कराने वाला, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखो, सेटलमेंट ऑफ इश्यू, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। तो वो तो अपील हुई ना, फर्रुख, वो तो अपील हुई, सूट थोड़ी हुआ,
सूट थोड़ी हुआ, वो तो सूट की अपील हो गई ना। तो अपील में एप्लेंट और रेस्पोंडेंट हो जाएंगे। सूट और अपील में फर्क है ना। मैं तो सिविल सूट की बात कर रहा हूं। चलो देखो, सेटलमेंट ऑफ इश्यू सुनो अब बहुत ध्यान से, सेटलमेंट ऑफ इश्यू सुनो। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर 14 में, ऑर्डर 14 में पढ़ेंगे आगे। देखो सेटलमेंट ऑफ इश्यू सुनिए बहुत ध्यान से। सेटलमेंट ऑफ इश्यू में क्या होता है, देखो एक पार्टी ने ए ने पता है, ए ने क्या फाइल किया था, प्लेंट फाइल करी। ठीक है, ए ने प्लेंट फाइल करी, प्लेंट में 4 पॉइंट लिखे। क्लियर। बी क्या फाइल करेगा, बी इसका रिप्लाई फाइल करेगा। ए का रिप्लाई, 2 का रिप्लाई, 3 का रिप्लाई, 4 का रिप्लाई। ध्यान से समझना। देखो ए ए ए में जो भी लिखा था बी के खिलाफ कि साहब इसने मेरा पेन नहीं दिया या मैंने इसे 5 रुपए दे दिए थे, तो ए ने क्या करा, पहले फैक्ट को एडमिट कर लिया। इसके रिप्लाई में इसने क्या करा कि भैया ठीक है, मैं इसे एडमिट करता हूं, मानता हूं जो ए कह रहा है वो सही कह रहा है। पहले पॉइंट में ए जो कह रहा है वो सही कह रहा है। दूसरा पॉइंट जो भी लिखा था बी ने वो क्या कर दिया, डिनाई, कि नहीं दूसरे पॉइंट में वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, मैं उसे डिनाई करता हूं, मैं उसे डिनाई करता हूं। तीसरे पॉइंट में जो भी लिखा था ये भी इसने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया कि साहब जो तीसरे नंबर पे जो मेरे खिलाफ इसने शिकायत दर्ज कराई है वो भी क्या है, गलत है, झूठ है। क्लियर। और फोर्थ को क्या कर लेता है, फोर्थ को एडमिट कर लेता है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसमें कौन सा होगा, मतलब ए के विरुद्ध बी किस किस पॉइंटों में, किन किन बिंदुओं में बी ए के विरुद्ध जा रहा है। क्लियर भाई, इसने कहा, ए कह रहा है कि भैया तुम चोर हो, ठीक है, बी कह रहा है हाँ मैं चोर हूं, तो बताओ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्या, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। ए कह रहा है कि तुम चोर हो, बी कह रहा है मैं हूं। क्लियर। तो इस पे तो बहस की, तो इस पे कोई बहस होगी, इस पे कोई बहस नहीं होगी। ये कह रहा है कि तुम मेरे 5 रुपए चुरा के ले गए, ये बोलता है हाँ ठीक है मैं ले गया, है ना, तो इस पे क्या कोई बहस की जरूरत है, कोई बहस की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो कौन से हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है दो, और जो प्लेंटिफ एजर्ट करेगा और डिफेंडेंट डिनाई करेगा। प्लेंटिफ जिन पॉइंट को एसर्ट करेगा और जिन्हें डिफेंडेंट क्या करेगा, डिनाई करेगा, वो पॉइंट्स बनेंगे पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्लियर। वो पॉइंट बनेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। और इन्हीं पॉइंट्स पे कोर्ट क्या करेगी, इशू फ्रेम करेगी। ठीक है, क्या करेगी, इशू फ्रेम करेगी। क्लियर। और इन्हीं इश्यूज पे क्या चलेगा, ट्रायल चलेगा। क्लियर। इस इशू फ्रेम करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है इशू फ्रेमिंग का, ये जो पूरा प्रोसेस है, इशू फ्रेमिंग का ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। क्लियर। क्योंकि देखो ट्रायल ट्रायल जो है जजमेंट देने के लिए ट्रायल चलाना पड़ेगा। क्लियर। बट ट्रायल केवल उन्हीं पॉइंट पे, ट्रायल बहुत फोकस होता है, ट्रायल बहुत पिन पॉइंटेड होगा। क्लियर, हर पॉइंट पे ट्रायल नहीं चलेगा। भाई एक बार बताओ, मैं ए बोल रहा है तुम चोर हो, बी कह रहा है, बी उस चीज को मान ले रहा है, तो इसमें कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं। मैं तो तुमसे एविडेंस लाने की कहूंगा नहीं। भाई तुम बोल रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो, वो एडमिट कर लेता है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट निकालेंगे, हम देखेंगे कि ऐसे कौन से पॉइंट हैं, ऐसे कौन से पॉइंट हैं, ऐसी कौन सी प्लीडिंग है जिसे डिफेंडेंट ने डिनाई कर दिया है, जिसे डिफेंडेंट ने डिनाई कर दिया है। तो जो डिनाई करने वाले पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, और उन्हीं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे कोर्ट क्या बनाएगी, इश्यू बनाएगी। अब इन्हीं इश्यू को ट्रायल में
प्लेंटिव प्रूफ करेगा, डिफेंडेंट डिसप्रूफ करेगा। प्लेंटिव प्रूफ करेगा, डिफेंडेंट डिसप्रूफ करेगा। भाई इशू फ्रेम, अब दो इशू बने, एक इशू बना ये, एक इशू बना ये, क्योंकि यही क्या थे पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या होगा, इसे प्लेंटिव क्या करेगा, प्रूफ करने की कोशिश करेगा, इन्हीं को डिफेंडेंट क्या करेगा, डिसप्रूव करने की कोशिश करेगा। क्लियर। अब इसे प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए ये दोनों क्या लाएंगे, अपने अपने फेवर के एविडेंसेस लेके आएंगे, और जिसके एविडेंसेस स्ट्रॉन्ग होंगे उसी के फेवर में क्या आ जाएगा, जजमेंट आ जाएगा। क्लियर, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, इसे लिख लो, प्लीज राइट वन पैरा, एक पैरा लिख लीजिए। एक पैरा लिख लीजिए। हाँ हाँ, आशुष शर्मा, करेक्ट। लिखो, प्लीज राइट, ट्रायल शुड बी फोकस्ड एंड पिन पॉइंटेड, ट्रायल शुड बी फोकस्ड एंड पिन पॉइंटेड, trial should be focused and pinpointed। बेटा सपना सिंह पहले लिख लो, फिर एक बार फिर बता दूंगा, लिख लो पहले। और लिखते वक्त डायग्राम पर फोकस करो, जो डायग्राम तुम्हारे सामने बोर्ड पर बन रहा है। प्लीज राइट, ट्रायल शुड बी फोकस्ड एंड पिन पॉइंटेड, ट्रायल शुड बी फोकस्ड एंड पिन पॉइंटेड, दस दस 10 10 the court should know before the trial, thus the court should know before the trial, the court should know before the trial that which points are in conflict. The court should know before the trial, the court should know before the trial that which points are in conflict, that which points are in conflict. It is these point of conflicts, it is these point of conflict issues are framed. It is these point of conflict, it is these point of conflict issues are framed, issues are framed. And this process of framing of issues, and this process of framing of issues, and this process of framing of issues, this process of framing of issues is called settlement of issues, is called settlement of issues, is called settlement of issue. ठीक है, अब देखो सपना, तुम देख लो एक बार, देखो ए क्या करेगा, ए प्लेंट फाइल करेगा, प्लेंट में वो जो भी लिखेगा
भाई बी उसके रिप्लाई में यानी कि रिटन स्टेटमेंट में उसका रिप्लाई करेगा। सपोज ए को उसने एडमिट कर लिया पहले पॉइंट को, दूसरे को डिनाई कर दिया, तीसरे को डिनाई कर दिया, चौथे को फिर एडमिट कर लिया, तो जो एडमिटेड फैक्ट्स होते हैं ये तो कोई पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं। तुम जो कह रहे हो मैं मान रहा हूं, तुम जो कह रहे हो मैं मान रहा हूं। क्लियर? रिजॉइंडर में केवल ये लिख सकते हो तुम, रिप्लाई ऑफ रेप्लीकेशन बाय डिफेंडेंट, रिप्लाई ऑफ रेप्लीकेशन बाय डिफेंडेंट, बस इतना लिख सकते हो। ठीक है, बट ये दोनों ऐसे पॉइंट हैं जिससे बी ने क्या कर दिया, डिनाई। तुम बोल रहे हो मैं मना कर रहा हूं, तुम बोल रहे हो मैं मना कर रहा हूं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे क्या होता है, इश्यूज बन जाते हैं। ठीक है, और इसी इश्यू बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यू। समझ गए? विच पॉइंट्स विच पॉइंट्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट, विच पॉइंट्स आर इन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब कोर्ट को ट्रायल से पहले पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट्स कॉन्फ्लिक्ट में है, ताकि वो उन पॉइंट्स को पकड़ के इश्यू बना सके। क्लियर? और उसी पे आगे ट्रायल कर सके, एक दूसरे के विरोध में बात, हाँ, बात करना। बस तीन टर्म्स और बचे हैं और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा टेक्निकल हैं। क्लियर? इसलिए मैंने उसे लास्ट में बचा के रखा हुआ है। देखो आपको बिल्कुल याद तो वो होने चाहिए, कीर्ति यादव, जो मैं आपको कॉपी में कराऊंगा, वो सेक्शन और वो ऑर्डर नंबर तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि क्या क्या चीजें आपको और रीड कर लेनी है, याद कर लेनी है। ठीक है, सारे ऑर्डर सारे रूल हमें याद नहीं रखने, है ना? तो वो जब आप पूरी सीपीसी पढ़ लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट और क्या नहीं। हाँ, आज ही हो जाएंगे बेटा। चलो ठीक है। ओके, सो पहले ब्रेक लेते हैं। हाँ, ब्रेक लेते हैं, फिर जो बचे हुए 3 पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करेंगे। क्लियर? चलो, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 3-4 मिनट्स, देन वी विल कंटिन्यू।
अब बेटा वलीउल अफसार, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको नंबर दे दूंगा। समीर कुमार दुबे, सेटलमेंट इशू रिटर्न स्टेटमेंट बाद हुआ रिजॉइंडर के बाद। देखो रिटर्न स्टेटमेंट में कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं हुए, कोई रेप्लिकेशन नहीं आया, कोई रिजॉइंडर नहीं आया, तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो है फर्स्ट हियरिंग होगी, और फर्स्ट हियरिंग में सेटलमेंट ऑफ इश्यू हो जाएगा, है ना। और रिटर्न स्टेटमेंट में मान लो कोई एडिशनल पॉइंट लिख देता है डिफेंडेंट, ठीक है, कोई एडिशनल पॉइंट लिख देता है डिफेंडेंट, तो उसका रिप्लाई प्लेंटिफ करेगा, रेप्लिकेशन फाइल होगा। रेप्लिकेशन का रिप्लाई अगर डिफेंडेंट को देना होगा तो वो रिजॉइंडर फाइल करेगा, उसके बाद फर्स्ट हियरिंग होगी। क्लियर। बट अगर केवल प्लेंट फाइल करी गई, प्लेंट का रिप्लाई रिटन स्टेटमेंट में लिख के डिफेंडेंट ने फाइल करा, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखे, क्लियर, तो रिटन स्टेटमेंट के बाद ही क्या हो जाएगी, फर्स्ट हियरिंग हो जाएगी और सेटलमेंट ऑफ इश्यू हो जाएगा। हाँ, पारुल शर्मा, टॉर्ट्स के मैटर सिविल केस से होते हैं, सिविल सूट। क्लियर। अब देखो, तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे बचे हैं। एक बचा है सब्जेक्ट मैटर, एक बचा है टाइटल, किसका, पार्टी का, ठीक है, और एक बचा है रिलीफ, और एक बचा है मैटर इन इशू। क्लियर। एक बचा है मैटर इन इशू। क्लियर। ये छह चीजें एक सूट के लिए एसेंशियल होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, फैजान, प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट, बेटा ये डिफेंडेंट, ये तो आगे जो है पढ़ाया जाएगा डिफेंडेंट में। प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट क्या होगा, जब हम मिस जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मतलब जॉइंडर जॉइंडर मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर पढ़ेंगे, ठीक है, तब प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट भी पढ़ेंगे। सब चीजें आगे आने वाली हैं। अभी आपकी तीसरी चौथी क्लास चल रही है, और आप जो है आगे आगे के क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे ये चीजें आपकी मेच्योरिटी शो करती हैं कि मेरे इतने मना करने के बावजूद आप जो है लगातार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते रहते हो फिजूल का। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब देखो, चार चीज अब हमारी बची हुई हैं, और चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज। देखो, सब्जेक्ट मैटर, टाइटल, मैटर इन इशू, रिलीफ, ठीक है, ये चार चीजें हमारी बची हुई हैं अभी। ये चार चीजें हमारी बची हुई हैं, और इन चार चीजों के बाद, ठीक है, इन चार चीजों के बाद हमारे ये टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। और ये चारों चीजें मैंने एंड में बचा के इसलिए रखी हुई थी क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एसेंशियल ऑफ सूट की बात करें, ठीक है, मतलब किसी सूट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, यानी कि एक सूट में क्या क्या एसेंशियल चीज होती हैं कि बिना इन चीजों के एक सूट नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो क्या क्या चीज होंगी। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टीज, क्योंकि भाई सूट कौन फाइल करेगा, पार्टी एक दूसरे पार्टी पे। क्लियर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉज ऑफ एक्शन, कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर और रिलीफ। ठीक ठीक है। अगर आप बुक पढ़ेंगे, मुल्ला मुल्ला की एक किताब आती है, कॉन्ट्रैक्ट की भी, सीपीसी की भी, तो शायद सबसे अच्छी किताब मानी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू द बुक मुल्ला, देर आर फोर एसेंशियल्स ऑफ अ सूट, देर आर फोर एसेंशियल ऑफ अ सूट: पार्टीज, कॉज ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट मैटर एंड रिलीफ। क्लियर। बट दो और एलिमेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सूट के लिए। एक होता है पार्टी का टाइटल, और दूसरा होता है मैटर एंड इशू।
दूसरा होता है मैटर इन इशू। क्लियर? तो किसी भी सूट के लिए ये 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी सूट के लिए 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें से हमने ये पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, रिलीफ क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे टाइटल क्या होगा और मैटर एंड इशू क्या होगा। उसके बाद देखेंगे टाइटल क्या होगा और मैटर एंड इशू का होगा क्या होगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है एसेंशियल ऑफ सूट पे, तो आपको पता होना चाहिए कि सूट के क्या क्या एसेंशियल होते हैं। वैसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल होते हैं वो ये 4 होते हैं। फिर 2 और एसेंशियल हम इसमें जोड़ सकते हैं, दैट इज टाइटल एंड मैटर एंड इशू। क्लियर? एक सूट में ये 6 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए। क्लियर? तो सब्जेक्ट मैटर और रिलीफ से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जब भी ये ए है, जब भी ये सूट फाइल करेगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ये जो बेचारा ए है, जब भी ये सूट फाइल करेगा, सब्जेक्ट मैटर अभी पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है? सब्जेक्ट मैटर यानी कि विषय वस्तु विषय वस्तु। क्लियर? तो ये सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु क्या होती है? देखो, जब भी कोई सूट फाइल करेगा, क्लियर, वो सूट हमेशा किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगी। ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। किसी ना किसी किसी ना किसी से वो सूट क्या होगा, रिलेटेड होगा। क्लियर? वो सूट किसी ना किसी से क्या होगा, रिलेटेड होगा, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में वो सूट होगा। क्लियर? अब जैसे आप सूट फाइल करोगे जब आपका कोई मान लो लीगल राइट इन्वॉल्व हो रहा हो। ठीक है? आपका कोई लीगल राइट इन्वॉल्व हो रहा हो, या फिर कोई लीगल राइट क्या हो रहा हो, वायलेट हो रहा हो। क्लियर? या फिर वो सूट रिलेटेड होगा आपकी प्रॉपर्टी के। क्लियर? या फिर वो सूट रिलेटेड होगा आपके पैसे के, कि साहब किसी ने आपके पैसे ले लिए हैं, पैसे नहीं लौटा रहा, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया है, कोई आपकी प्रॉपर्टी पर पोजीशन लेके बैठा है। क्लियर? या फिर वो राइट होगा, या आपका कोई पर्सनल राइट वायलेट हो कर दिया किसी ने, है ना, जैसे राइट टू रेप्यूटेशन, आपकी कहीं पे डिफेमेशन कर दिया आपका, तो डिफेमेशन इज रिलेटेड टू आवर पर्सनल राइट। डिफेमेशन इज रिलेटेड टू माय पर्सनल राइट। क्लियर? पोजेशन इज रिलेटेड टू माय प्रॉपर्टी राइट। क्लियर? और किसी से पैसे की रिकवरी करानी है तो वो मेरे मनी से रिलेट करेगा। तो हमेशा सूट क्या होगा, किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में होगा। सूट हमेशा फाइल करोगे किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में फाइल करोगे। क्लियर? जब आप किसी लीगल राइट के रेस्पेक्ट में फाइल करोगे, उसे क्या बोलेंगे, पर्सनल। ठीक है? पर्सनल सूट, क्या बोलेंगे, पर्सनल सूट। क्लियर? ये क्या होगा, प्रॉपर्टी यानी प्रोप्राइटरी सूट। प्रोप्राइटरी सूट। ठीक है? और ये कौन सा होगा, पिक्यूनरी सूट। पिक्यूनरी सूट। ठीक है? ये कौन सा होगा, पिक्यूनरी सूट। ठीक है? प्रोप्राइटरी सूट। ठीक? पिक्यूनरी सूट। तो देखो, सूट जिसके संबंध में होगा, सूट जिसके रेस्पेक्ट में फाइल किया जाएगा, सूट जिसके रेस्पेक्ट में फाइल किया जाएगा, वो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर इज पर्सनल। ठीक है? सब्जेक्ट मैटर इज प्रोप्राइटरी, सब्जेक्ट मैटर इज पिक्यूनरी। क्लियर? या तो सब्जेक्ट मैटर, किसी सूट का सब्जेक्ट मैटर या तो पिक्यूनरी होगा, कि और किसी सूट का सब्जेक्ट मैटर पिक्यूनरी कब होगा, किसी सूट का सब्जेक्ट मैटर पिक्यूनरी कब होगा, जब वो सूट मनी से रिलेटेड होगा। जब वो सूट मनी से रिलेटेड होगा। किसी सूट का सब्जेक्ट मैटर प्रोप्राइटरी कब होगा, जब वो सूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। क्लियर? जब जब कोई सूट आपके पर्सनल राइट से रिलेटेड होगा,
तो आपका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? पर्सनल। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? पर्सनल। क्लियर? तो ये क्या होते हैं? सूट जिसके संबंध में होगा, ठीक है, सूट जिसके रेस्पेक्ट में फाइल किया जाएगा, वो उसका क्या होगा? सब्जेक्ट मैटर होगा। मैं आपसे पूछूंगा साहब आपका सब्जेक्ट मैटर क्या है? सूट को फाइल करने का सब्जेक्ट, सूट में सब्जेक्ट मैटर क्या है? आप कहोगे साहब हमारा सब्जेक्ट मैटर प्रोप्राइटरी है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना सूट संपत्ति के संबंध में फाइल किया है, प्रॉपर्टी के रिलेशन में फाइल किया है। ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा साहब कि आपका आपका सूट, आपके सूट में सब्जेक्ट मैटर क्या है? आप कहोगे मेरा सब्जेक्ट मैटर पर्सनल है। क्यों? कि मेरे किसी पर्सनल राइट के वायलेशन पे मैंने क्या किया है? सूट को फाइल किया है। क्लियर? और तीसरा, अगर आप कहोगे साहब मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? पिक्यूनरी, तो उसका मतलब है कि आप मनी से रिलेटेड सूट फाइल कर रहे हो। क्लियर? तो ये क्या होंगे? ये सब्जेक्ट मैटर होंगे। ये सब्जेक्ट मैटर होंगे क्या क्या? पर्सनल, प्रोप्राइटरी एंड पिक्यूनरी। पर्सनल, प्रोप्राइटरी एंड पिक्यूनरी। बताइए, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक एग्जांपल देखो। नहीं, क्रिमिनल केस में सब्जेक्ट मैटर नहीं होता। अब देखो ये भी तो तुम्हारा अब एक्स ही तो दिमाग चल रहा है। क्रिमिनल केस यहाँ पे कहां से आ गया? सिविल सिविल केसेस पढ़ रहे हैं, सिविल सूट पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल केस कहां से आ गया? देखो एग्जाम्पल देखो। अब मान लो ए बी पर सूट फाइल करता है। किसका? एक घर था, उस पे बी कब्जा करके बैठा था, तो ये अपनी पोजेशन की रिकवरी कर, रिकवरी ऑफ पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन का सूट फाइल करता है। मैं कहूं साहब इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? बताओ, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? बताओ सारे बच्चे। ये सूट किसके किसके रेस्पेक्ट में है? सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? वेरी गुड, द सब्जेक्ट मैटर इज प्रोप्राइटरी। द सब्जेक्ट मैटर इज प्रोप्राइटरी। वेरी करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट। सब्जेक्ट मैटर इज प्रोप्राइटरी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। मैं कहूं कि साहब वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ डाइवोर्स का सूट फाइल किया है। मैं कहूं कि इस सूट में सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? बताइए सारे बच्चे, बताइए। वेरी गुड, यू ऑल आर करेक्ट, यू ऑल आर करेक्ट। अब आपको निकालना आ गया, सब्जेक्ट मैटर निकालना आ गया। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? पर्सनल। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? पर्सनल। क्लियर? सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? पर्सनल। ठीक है, अब देखो ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया डिफेमेशन का। ध्यान से देखना, पहले सुनना तब आंसर करना। डिफेमेशन का। ठीक है, इस सूट में मैंने जो रिलीफ मांगा है वो क्या मांगा है? कि साहब एक तो इंजंक्शन मुझे दिलवा दो। इंजंक्शन का मतलब होता है, अभी साधारण भाषा में मैं बता देता हूं, किसी चीज पे रोक लगवाना। कि साहब ये लगातार मेरी बुराइयां कर रहा है, इसे पहले तो इसे आप रोक दो, यानी कि इस बात पे इंजंक्शन लगा दो। और दूसरा, जितनी बुराई ये कर चुका है उसके डैमेजेस मुझे दिला दो, क्योंकि मेरी रेपुटेशन बहुत हार्म हुई है, मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मुझे 50,000 का कंपनसेशन आप इससे दिलवाइए। तो इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? इसमें दो सब्जेक्ट मैटर हो जाएंगे। एक सब्जेक्ट मैटर होगा इसका, एक सब्जेक्ट मैटर होगा इसका। ये इसमें दो सब्जेक्ट मैटर हो जाएंगे। वेरी गुड। ये होगा पर्सनल और ये हो जाएगा पिक्यूनरी। ये हो जाएगा पर्सनल और ये हो जाएगा पिक्यूनरी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टर्म पे आओ। रिलीफ। रिलीफ, रिलीफ देखिए। दो दो दिन पहले
एक बच्चे ने शायद मुझसे पूछा था कि सर रिलीफ और रेमेडी में क्या अंतर होगा, तो मैंने कहा था कि बेटा अभी सब्र करो, आ जाएगा। तो आज वो दिन है, उनका सब्र आज खत्म होता है 2 दिन में। क्लियर? अब रिलीफ को समझो क्या होता है। देखो, जब कोई भी लॉ, देखो कोई भी लॉ हमें, मान लो कोई लीगल राइट प्रोवाइड करा रहा है, बहुत ध्यान से समझना, कोई भी लॉ हमें लीगल राइट प्रोवाइड कराता है और उस लीगल राइट के साथ हमेशा उस राइट की क्या प्रोवाइड होती है? रेमेडी। क्लियर? मान लो कोई लॉ है, वो हमें कोई राइट प्रोवाइड कराता है, उस राइट पे उसके राइट के साथ साथ उसकी रेमेडी भी प्रोवाइड कराता है। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मान लो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर? अब सपोज करिए ये लीगल राइट क्या हो गया? वॉयलेट कर दिया गया। वॉयलेट करने के बाद आप क्या फाइल करोगे? सूट फाइल करोगे, यानी कि प्लेंट फाइल करोगे। प्लेंट में आप इस रेमेडी को, इस रेमेडी को प्रेयर में क्या करोगे? इस रेमेडी को प्रेयर में क्लेम करोगे। क्लियर? क्लेम करने के बाद ये क्या कहलाएगा? रिलीफ। कि साहब आपके पास ये रेमेडी थी और उस रेमेडी को आप क्लेम करोगे, यानी कि क्लेम करने के बाद यही रेमेडी क्या कहलाएगी? रिलीफ कहलाएगी, कि मुझे ये रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ चाहिए, मुझे ये रिलीफ चाहिए। क्लियर? तो उस रेमेडी में जो भी कोर्ट आपको देगा दैट इज रिलीफ। जो भी आप कोर्ट से क्लेम करोगे दैट इज रिलीफ। वेरी गुड पंकज कुमार, व्हाट यू वांट फ्रॉम द कोर्ट? जो आप कोर्ट में क्लेम करोगे दैट इज रिलीफ। बट क्लेम किस में करोगे? आउट ऑफ द रेमेडी, आउट ऑफ द रेमेडी। तो रेमेडी लॉ प्रोवाइड कराता है, रिलीफ कोर्ट प्रोवाइड कराता है। रेमेडी लॉ प्रोवाइड कराता है, रिलीफ कोर्ट प्रोवाइड कराता है। तो एक आपने देखा, आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें लीगल राइट हम पे क्रिएट कराता है, रेमेडी में कह रहा है कि आप डैमेजेस ले लेना। रेमेडी में कह रहा है डैमेजेस ले लेना। आप डैमेजेस हमें क्लेम करना है, हमने 50,000 का डैमेजेस क्लेम किया, तो वो 50,000 का डैमेजेस क्या कहलाएगा? रिलीफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिलीफ कहलाएगा। क्लियर? तो एक लाइन में लिख लो, ठीक है? एक लाइन में देखो, जब ये रेमेडी क्या है? रेमेडी व्हेन क्लेम्ड, रेमेडी व्हेन क्लेम्ड बिकम्स रिलीफ। रेमेडी व्हेन क्लेम्ड बिकम्स रिलीफ। क्लियर? रेमेडी व्हेन क्लेम्ड बिकम्स रिलीफ। ठीक है? कोई रेमेडी है, कोई रेमेडी है, कोई देखो, जो लॉ आपको राइट प्रोवाइड कराएगा वो उस राइट की रेमेडी भी प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? तो रेमेडी आपको लॉ प्रोवाइड कराएगा। क्लियर? अब वो रेमेडी जब आप कोर्ट से मांगने जाओगे, जब आप उस रेमेडी को क्लेम करोगे, तो वो रिलीफ कहलाएगी। क्लियर? तो रेमेडी व्हेन क्लेम्ड बिकम्स रिलीफ। क्लियर? तो देखो, एक लिख लो, एक लाइन में लिख लो, रिलीफ के आगे लिख लो। एग्जाम्पल ही तो बताया अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, निकिता। लिखो, रिलीफ इज द रेमेडी, रिलीफ इज द रेमेडी, रिलीफ की हिंदी अनुतोष। अंकिता गुप्ता ने बताइए अनुतोष। तो हिंदी वाले भी लिख लीजिएगा, रिलीफ के आगे अनुतोष, अनुतोष, अनुतोष। ठीक है? लिखो, रिलीफ इज द रेमेडी। अब देखो, ये जो बेचारे लिख के भेज रहे हैं, डेविड पुरी, ये लिखकर भेज रहे हैं इंग्लिश की, ज्यादातर कुछ बच्चे, 2-3 बच्चे हैं जो लगातार इंग्लिश की हिंदी लिखकर भेज रहे हैं। अब ये कैसे भेज रहे होंगे? आप जरा सोचिए। गूगल पे देखकर भेज रहे होंगे, पर जिन्हें जरूरत है सच में, वो नहीं देखना चाह रहा। ठीक है? वो प्रयास करना नहीं चाह रहा, वो एफर्ट नहीं डालना चाह रहा। वो कह रहा है कि सर आपने नहीं लिखा। तो जैसे ये बच्चे लिखकर कमेंट में लिख रहे हैं, ऐसे आप देखकर भी थोड़े से एफर्ट डाल के आप गूगल पर देखकर अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। मैं बस आपको समझा रहा हूं, मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो लिखवाऊंगा ही, बट
ये शो करता है कि आप कितने एफर्ट्स डालना चाहते हैं। बिना एफर्ट्स के जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। बिना एफर्ट्स के जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? तो एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। बताओ, केवल मेरे बोलने भर से ये बच्चे हर शब्द का मतलब देख रहे हैं और इस पे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं। चलो लिखो। रिलीफ इज द रेमेडी अपॉन द वायलेशन ऑफ लीगल राइट। रिलीफ इज द रेमेडी Relief is the remedy upon the violation of a legal right, upon a violation of a legal right which is claimed from the court, which is claimed from the court, which is claimed from the court. हाँ, डिकलॉट में सारा गिवन है। ठीक है, रिलीफ इज द रेमेडी अपॉन द वायलेशन ऑफ लीगल राइट विच इज क्लेम्ड फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, अब आज इतना ही कराएंगे। ये जो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स बचे हैं हमारे, टाइटल और मैटर एंड इशू, इस पे मुझे मल्टीपल एग्जांपल्स कराने हैं ताकि इस चीज को निकालने की आपको आदत हो जाए। टाइटल और मैटर एंड इशू निकालने की आपको आदत हो जाए। कम से कम 6 से 7 एग्जांपल्स, 8 एग्जांपल्स मैं आपको कराऊंगा टाइटल और मैटर एंड इशू पे। क्लियर? क्योंकि वो कठिन चीज है। क्लियर? तो कल हम उस टर्म्स को पूरा करेंगे और टर्म्स पूरा करते ही कल ही हम क्या स्टार्ट कर देंगे, कल ही हम स्टार्ट कर देंगे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, यानी कि सेक्शन 26 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। थैंक यू अंकिता गुप्ता। सब्जेक्ट मैटर के 2 एग्जाम्पल मैंने करा दिए बेटा आपको, रविशंकर कुमार। ठीक है, एस के राम जी बेटा बिल्कुल काफी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। हाँ बिल्कुल डीपली समझ में आएगा, और सीपीसी जब पूरा होगा ना तो आपको सीपीसी में मुझे लगता है बहुत बहुत अच्छा और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा। हर्ष केलकर बिल्कुल क्लियर हो सकता है। ठीक है, रवि यादव थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीषा। हाँ, एक ही बार भेजा जाएगा स्टार्टिंग में। ठीक है, मनप्रीत कौर थैंक यू सो मच। क्लास नोट्स और बेरेक काफी हैं। सौगातिका नायक, एक क्लास नोट्स प्लस बेरेक ही काफी हैं। थैंक यू अंकिता। लतिका वशिष्ठ। डैमेज और डैमेज में क्या डिफरेंस है? अनामिका सिंह, तुम जो है ये, भाई तुम मुझे क्या करते हो, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम मुझे सच में टेस्ट करना चाहते हो क्या, कि डैमेज और डैमेजेस में क्या डिफरेंस है सर, ये बताइए पहले। या वाकई में तुम्हें ये नहीं पता? ये मैं तो कह रहा हूँ, नहीं भी पता तो ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछने का कोई औचित्य नहीं है, बट मैं एक लाइन में अभी अभी के लिए आपको बता देता हूँ। जब कोई पर्सन किसी को इंजरी पहुंचाता है तो इंजरी को, जो इंजरी उसे हो रही है, उसे डैमेज बोलते हैं। ठीक है, और उस इंजरी के होने पर जो आप पिक्यूनरी रिलीफ उससे मांगते हैं उसे डैमेजेस बोलते हैं। क्लियर? बट ये सब सवाल ये अभी कहाँ से आपके दिमाग में आते हैं, मुझे समझ में नहीं आती, कोई रिलेशन नहीं है जबकि। थैंक यू सो मच श्रेया। कल करेंगे रिया। इंटरव्यू थोड़ी चल रहा है मेरा, इंटरव्यू में पूछते हैं तो बेटा मैं पढ़ाऊंगा, पूरा सीपीसी पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे इंटरव्यू हो कुछ भी हो।
ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं बाकी के टर्म्स के साथ। और कल हमारा स्टार्ट हो जाएगा टॉपिक, यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, दैट इज सेक्शन 26 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, और उसी के बाद हम स्टार्ट, और एफिडेविट भी हम उसी में कवर कर लेंगे, और एफिडेविट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बिल्कुल पूरा लेक्चर बिल्कुल कंसंट्रेशन से आप करोगे, बिना उसके लिखे तो बिल्कुल क्लियर होगा सब। कितनी बार भी रिपीट हो जाता है पंकज सिंह, बट करते नहीं है इसे एक बार से ज्यादा या दो बार से ज्यादा। देखो हर्ष केलकर, ये कठिन नहीं है, ये लेंदी है। लेंदी होने की वजह से इसमें इंटरलिंकिंग कठिन है। इंटरलिंकिंग अगर आप करना सीखे तो ये बहुत ईजी है ना। मैं आपको क्या है, मैं आपको सेक्शन वाइज अभी पढ़ाने लगूं, ऑर्डर वाइज पढ़ाने लगूं, तो ये आपके लिए इतना टफ बन जाएगा कि पूछो मत, आप बिल्कुल करना पसंद नहीं करोगे। बट क्या है कि इसका एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर से हम पढ़ते हुए चलेंगे तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। ये लास्ट तक आपको इजी ही लगेगा, बहुत इजी लगेगा। क्लेम का मतलब जो हम मांग रहे हैं, कोर्ट से जो हम मांग रहे हैं। ठीक है फारूक, थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, हाँ सपना सिंह और सपना कुमारी सिंह। हाँ, आप अलग अलग हैं, ठीक है, ओके। तो आगे से मैं आपको अलग अलग ध्यान रखूंगा, टेंशन मत लो। आंसर राइटिंग आप भेज देना। कराऊंगा बेटा, भानु प्रताप कराऊंगा, है ना। मैंने तो अभी क्या है, अभी हम एसेंशियल ऑफ सूट की बात कर रहे हैं। एसेंशियल ऑफ सूट में हमारे दो टर्म्स बचे हैं, क्लियर। उसके बाद ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, असल में क्या है कि ये तो हमें आगे डिटेल में पढ़नी है। तो ये तो एक एक लाइन में, अभी अभी के लिए आप एक एक लाइन में मैंने समझाऊंगा, जजमेंट डेटर क्या है, जजमेंट डिग्री होल्डर क्या है, तो ये एक एक लाइन की चीज है, ठीक है। और डिटेल में तो ये पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक। बाकी जो डिटेल वाले जो टॉपिक बचे हैं वो दो ही बचे हैं टर्म्स में, दैट इज टाइटल एंड मैटर एंड इश्यू। ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं दोबारा से। बिल्कुल बिल्कुल सपना कुमारी सिंह, बिल्कुल रिप्लाई मैं तो हमेशा करता हूँ। जो विनय बेस्ट, उसी में आप ऐड ऑन कर लेना बेटा, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच। और किसी का डाउट रहेगा हो तो उससे क्षमा। कल देख लेंगे, वरना सैटरडे में हमारे पास पूरा दिन रहेगा डाउट्स के लिए। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।